Good morning, students. Today we are going to read History, Chapter 2, Socialism in Europe. Okay, Socialism in Europe and the Russian Revolution. Yani how socialism emerged in Europe and the Russian Revolution. Okay, socialism, as you know, that is contrary to capitalism. Okay, capitalism, the individualism, and the socialism, that is the collectivism or the socialism. Okay, socialism में community owned होता है and capitalism में individual owned होता है ना. तो just a simple difference between both of the ideology. Okay, तो हम ये देखेंगे आज कि कैसे यूरोप में समाजवाद का इमर्जेंस होता है, उद्भव होता है, एंड ड्यू टू दैट द रशियन रिवॉल्यूशन. ओके, द रशियन रिवॉल्यूशन in 1917. Okay, the Russian Revolution of 1917, popularly known as the Bolshevik Revolution. Okay, तो जो रूस में 1970 में जो क्रांति होती है, that क्रांति is popularly known as the Bolshevik Revolution, and that was a significant event not only of Russia, okay, not only of the Russian history but of the history of the world. Okay, बट वो पूरा होल वर्ल्ड का हिस्ट्री बन जाता है, लाइक दैट. ओके, ये और वहां जार का ऑटोक्रेटिक रूल रहता है रसा में, है ना. द 19th सेंचुरी. ओके, द 19th सेंचुरी. द 19th सेंचुरी वाज एन एज ऑफ सोशल चेंज. पूरी 19वीं सदी वो होता है, वो क्या होता है, सोशल चेंज का स्टेज होता है ना. कि देयर वाज अ चेंज एट दैट वाज द सोशल चेंज. पूरा समाज क्वालिटेटिव चेंज हो रहा था, पूरा समाज में बदलाव हो रहा था. However, it should be kept in mind that everybody didn't want a thorough change. Okay, thorough change in society in Europe. यानी जो चेंज हो रहा था 19th सेंचुरी, दैट वाज द एज ऑफ सोशल चेंज, बट सब उसमें थॉरोली चेंज नहीं चाह रहे थे. एक खेमा ऐसा भी था जो थॉरोली चेंज नहीं चाह रहा था. सम बिलीव्ड इन ग्रेजुअल चेंज. ओके, whereas some others wanted to reconstruct the society radically. Okay, some wanted to change radically. Thus, some were conservatives, some were liberals, and some others were radicals. तो इस तरह तीन खेमे में लोग बटे हुए थे पूरे यूरोप में. जो सामाजिक परिवर्तन जो हो रहा था, तो कुछ ऐसे भी थे जो आमूलचूल परिवर्तन नहीं चाह रहे थे, है ना. दे वर known as the conservatives. Okay, and some were the radicals, whereas some were the liberals. Okay, so there are the three opinion of the people they were during that period in Europe. That's clear. The term liberal comes from liberty. Liberal, ये लिबर्टी टर्म से आया है. लिबरल्स वर इन फेवर ऑफ चेंज इन सोसाइटी. और जो लिबरल्स थे वे चेंज के समर्थक थे, है ना, चेंज के पक्षधर थे, सामाजिक परिवर्तन के पक्षधर थे. लिबरल्स वर अगेंस्ट द अनलिमिटेड एंड अनचेक्ड पावर्स ऑफ द डायनेस्टिक रूलर्स. They were in favor of a representative elected parliamentary government. Okay, however, it doesn't mean that they were Democrats. Mind that. जो लिबरल्स थे चेंज तो चाह रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि दे वर डेमोक्रेट्स, है ना, कि वे डेमोक्रेट्स थे, ऐसा नहीं था. हाउ, देखो, दे वर नॉट द सपोर्टर्स ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, है ना. एडल्ट फ्रेंचाइज के वे सपोर्टर नहीं थे, है ना. द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट. ओके, ये एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, राइट टू एवरी एडल्ट टू वोट, है ना. उसके पक्षधर नहीं थे वो, कौन, लिबरल्स. ओके,
अभी हम लिबरल्स की बात कर रहे हैं, बाद में रेडिकल्स एंड देन कंजर्वेटिव्स, है ना, तीनों की बात की जाएगी। दे बिलीव दैट मेन ऑफ प्रॉपर्टी इन पार्टिकुलर, यानी ओनली द प्रॉपर्टी ओन्ड पीपल को ही वे राइट टू वोट देना चाहते थे। कौन? लिबरल्स, माइंड दैट। ओके, तो दैट्स वाई दे वे आर नॉट डेमोक्रेट्स। शुड हैव द राइट टू वोट। ओके, किन्हें शुड राइट टू वोट, किन्हें मताधिकार होना चाहिए? ओनली एंड ओनली द मैन ऑफ प्रॉपर्टी इन पार्टिकुलर, यानी प्रॉपर्टी ओन्ड पर्सन्स को वे राइट टू वोट देने के पक्ष में थे। सिमिलरली दे वे आर नॉट इन फेवर ऑफ वोमेन्स राइट टू वोट ना, और महिलाओं को भी वे वोट मताधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। कौन? लिबरल्स। ओके, दैट्स वाई they are not considered as the Democrats. Mind that. The next, the radicals. Okay, that there was a change. That there is a change in both of the ideology, the liberals and the radicals. Radicals. Now I am going to deal about the radicals. Okay. The term radical is derived from the Latin word radix, meaning root or base. The radicals were the persons, mind that, the radicals were the persons who were in favor of a thorough or complete political or social reform. यानी thoroughly वे change चाह रहे थे, either political or the social. Okay, they were in support of the thoroughly change, either political or social. No. They wanted a nation in which majority of the population could have its share in the governance. Many of them were supporters of women's suffragette movements. और उसमें radicals में बहुधा है ना, यानी most of the radicals they were in support of the women's suffrage. Okay, they were against the privileges of great land owners and wealthy factory owners. उसके against थे, किसके against थे? The privileges of great land owners and the wealthy factory owners. They didn't dislike the existence of private property. और वे प्राइवेट जो व्यक्तिगत संपत्ति होती थी उसका एग्जिस्टेंस दे डिसलाइक. ओके, डिसलाइक मीन्स didn't like, but were against the concentration of the property in a few hands. The such and such ideology that ideal about the radicals. And the lastly we are going to deal about the conservative. Okay, ये कंजर्वेटिव कौन सी विचारधारा के थे? इस खेमा के लोग क्या चाहते थे? The conservatives were opposed to a great or a sudden political or the social change. यानी वे great social change के पक्ष में नहीं थे. Okay, they were traditional in their attitudes, है ना, उनके attitudes, उनकी मनोवृत्ति अभिवृत्ति क्या थी? ट्रेडिशनल थी, परंपरावादी थे वे विचार से. ट्रेडिशनल in their attitudes and values, and were opposed to liberals and radicals. Okay, traditional in nature, they were who? The conservatives. That's why they opposed both of the ideology, either radicals or the liberals. Okay, before the advent of the French Revolution, mind that the conservatives had been almost totally opposed to the idea of change. यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले, है ना, ये क्या थे? ज्यादा लोग कंजर्वेटिव्स थे. ओके, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद वो रेडिकल्स एंड लिबरल्स ऐसी आइडियोलॉजी इमर्ज करके आया, तभी जा करके वहां फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है. ओके, एंड आफ्टर देयर दैट इज स्प्रेड थ्रू आउट द world. Okay, they believe that however the mid 19th century they had made themselves prepared to the need for change. Okay, हालांकि
19th सेंचुरी के मिड में आते आते अपने आप को थोड़ा सा चेंज के पक्ष में हुए। कौन? कंजर्वेटिव्स। दे बिलीव दैट सम चेंज वाज इनविटेबल बट इट मस्ट बी ब्राउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस। ओके, इनविटेबल है बट दैट चेंज मस्ट बी इन ग्रेजुअल, slowly, no, not rapidly, not qualitative, or no, not qualitative, like that. Thus, they believe that the some change was inevitable, but it must be brought through a slow process. Thus, differing ideas and views regarding political and social change were prevalent during the period of social and political turmoil. Okay, तो ये सच एंड सच स्थिति थी यूरोप में इन बिफोर द 20th सेंचुरी। ओके, अब देखेंगे द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। द ग्रोथ ऑफ, एज यू नो कि इन द 19th सेंचुरी द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है ना, उसके बाद हमारा समाज चेंज होता है ना, उसमें रिफॉर्म होता है ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, अर्बनाइजेशन होता है, यू नो, दैट्स वाई देयर वाज अ क्वालिटेटिव चेंज इन द सोसाइटी एवरीवेयर। ओके, तो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड नीड ऑफ सोशल चेंज। ओके, इंडस्ट्रियल सोसाइटी का ग्रोथ होता है, इसलिए समाज में परिवर्तन होता है। In fact, it was a time of complete social and economic change brought by the Industrial Revolution. Okay, due to the Industrial Revolution, there was a change that took place in the society, either socially or the politically. Mind that. As a result of the revolution, new towns came up and new industrialized regions developed. Okay, तो शहर बसते हैं, the new towns were the center of the industry or the others. Therefore, people in search of livelihood started living villages. Okay, गांव छोड़ने लगते हैं and settling down in the towns. यानी people migrated from rural area to urban area in search of job, for betterment. ओके, और वहाँ वही इंडस्ट्रीज है जहाँ बच्चे, महिलाएं सबको ला करके अल टुगेदर कर देता है ना, एक साथ कर देता है। द एक्सपेंशन ऑफ द रेलवेज, माइंड दैट, द एक्सपेंशन ऑफ द रेलवेज मेड इट इजी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। और उस बीच में रेलवे का नेटवर्किंग होता है ना, और वो एक्सपेंड हो रहा है, रेलवे का जाल दिनानुदिन प्रगति कर रहा था। लाइक दैट, तो देयर वाज सो मच इजी टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। The Industrial Revolution brought with some evil effects as well. It divided the European society into the capitalist class and the working class. इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है ना, उद्योग धंधे खुलते हैं, और खोलने वाले कौन होते हैं? पूंजीपति, उद्योगपति, है ना। तो इस तरह से दो क्लास, पूरा समाज दो क्लास में बढ़ जाता है, हैव्स एंड हैव्स नॉट, है ना, यानी कैपिटलिस्ट क्लास एंड द वर्किंग क्लास। ओके, द बुर्जुएसी एंड द प्रोलेटारिएट, दे आर नॉन एज इन टर्म ऑफ मार्क्सियन टर्म, है ना। मार्क्स के शब्दावली में इन्हें बुर्जुएसी एंड प्रोलेटारिएट कहा जाता है। Haves and haves not. The capitalists started exploiting the workers in order to earn more profit. तो हम देखते हैं कि how the capitalists exploit to earn more and more profit. Okay. The workers had to work for 14 to 16 hours daily in dark and dingy factories. Okay. As women and children would be ready to work on low wages. और महिलाएं और बच्चे भी कम मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, है ना। काम की तलाश में लोग रहता था, तो कम वेजेस पे भी ये लोग तैयार हो जाते थे। हु? द चिल्ड्रन एंड द वुमन। ओके,
The factory owners started employing them in a large number in order to earn greater profit. Okay. However, the liberals and the radicals, who themselves were property owners and employers, started making efforts for solution to these issues. हालांकि ऐसा नहीं था कि जो चेंज के पक्षधर थे, चाहे रेडिकल्स हो या फिर लिबरल्स हो, उनके वो भी प्रॉपर्टी ओन थे, है ना, उनके पास भी संपत्ति काफी काफी था, है ना. लेकिन हाउ टू सॉल्यूशन, हाउ टू टैकल, है ना, such and such problem, they were talking, they were consciously talking. Okay, who? The liberals and the radicals. It is worth mentioning that some nationalists, liberal and radicals, okay, wanted to do away with them through a revolution. Okay, through revolution, they believed that revolution would create nations. They believe that, who? Liberals and radicals believe that revolution would create nations where all citizens would be having equal rights without any discrimination, है ना. ये उनकी सोच थी, रेडिकल्स एंड लिबरल्स की. फॉर एग्जाम्पल, गास्पी मैजिनी. ओके, गास्पी मैजिनी ये इटालियन नेशनलिस्ट थे, है ना. आपने इनका नाम पढ़ा है, या जानते होंगे. ट्राई टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव इन इटली थ्रू रिवोल्यूशन, है ना. And nationalists in India and elsewhere as well were much impressed by the writings of Mazzini, है ना. तो मैजिनी के लेखन को और दूसरे जगह भी लोग पढ़ना शुरू किए, यानी जहां जहां नेशनलिस्ट थे वे इनको पढ़ना शुरू किए, है ना, मैजिनी के राइटिंग्स को. अब देखेंगे ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप. ये तो पर्सपेक्टिव था, है ना, कि ये सिचुएशन था यूरोप का. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डील अबाउट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप. In that perspective, socialism emerged. In which of the perspective socialism emerged in Europe? Okay, that we are going to see that. The rise of socialist ideology and movement was a significant development of the 19th century world history. Okay. As has already been discussed, the Industrial Revolution was the mother of Socialist Revolution. The Industrial Revolution was the mother of Socialist Revolution. अगर Industrial Revolution नहीं होता तो शायद समाजवाद यूरोप में नहीं आता, ना. That's why Industrial Revolution was is considered the mother of Socialist Revolution, है ना. The socialists were not in favor of private property. Okay, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के पक्षधर नहीं थे. They considered it as the root of all social evils of the time. और यही व्यक्तिगत संपत्ति ही सारा सामाजिक कुरीति का जड़ है, सामाजिक व्याधि का यही जड़ है. समाज में जो इतना अनरेस्ट है, तनाव है ना, जो अंतर है ना, उसका कारण यही है. दिस इज द इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, ना, जो व्यक्तिगत संपत्ति. द सोशलिस्ट वांटेड दैट प्रॉपर्टी शुड बी कंट्रोल्ड बाय सोसाइटी. ओके, व्हाट दे वांटेड, द सोशलिस्ट वांटेड प्रॉपर्टी शुड बी कंट्रोल्ड बाय सोसाइटी एंड नॉट बाय द individuals. Okay, mind that, not by the individuals. That property should be controlled or owned by the society, rather individual. The first socialists such as Bebov, Saint-Simon, okay, Fourier and others were Frenchmen. ये फर्स्ट सोशलिस्ट थे. बेबेव, सेंट-साइमन, लुइस ब्लैंक and the Karl Marx, no, Karl Marx and the Friedrich Engels, the eminent name of the socialist thinker. Okay, socialist thinker. अब कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. कार्ल मार्क्स पीरियड है 1883. Okay, he was born in 1818 and died in 1883, है ना.
Karl Marx and the Friedrich Engels. Friedrich Engels, he was the friend of Karl Marx. दोनों मिल करके काम करते हैं सोशलिज्म पे, है ना. Were two main pillars of socialism. ये दो समाजवाद के मुख्य पिलर माने जाते हैं. The ideas of Karl Marx along with Engels prepared the Communist Manifesto in 1848. Mind that. This manifesto has a special importance in the socialist literature. Okay, it highlights the aim of the workers of the world rooting out the capitalism. Okay, rooting out the capitalism and establishing socialism. And establishing socialism, है ना. यानी जो ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक बुक लिखते हैं जो 1848 में पब्लिश्ड होती है, उसमें कैसे कैपिटलिज्म समाप्त होगा और क्या समाजवाद आएगा, उसके बारे में विस्तार से वे चर्चा करते हैं. Karl Marx gave a detailed explanation of his socialist ideas in his book The Das Kapital. There is another book that is The Das Kapital written by Karl Marx. Okay, उसमें वो डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं अपना समाजवाद का, है ना. इस तरह से. और फिर द फर्स्ट इंटरनेशनल एंड द सेकेंड इंटरनेशनल, ये क्या है. In 1864, Karl Marx organized the International Working Men's Association, which became popular as the First International. Okay. The main aim of the First International was to establish the authority of the working class. Okay. The main goal, the main objective of the First International was क्या? To establish the authority of the working class. No. This was the motto. No. Second International. The Second International was formed on July 14, 1889. 1889, yani after the death of Marx, 6 years after the death of Karl Marx. Okay. Karl Marx, the 1st May is observed as Workers' Day and the day of solidarity of the workers throughout the world. और उसी के बाद से the 1st May जो till today that is considered as the Labor Day, 1st May, you know. So this is the such and such explanation. By 1905, Labour Party in Britain and the Socialist Party in France came into existence with efforts of the socialists and the trade unionists, है ना. यानी ये समाजवादी पार्टी का निर्माण कहाँ कहाँ हो जाता है ना. हमने देखा. बट नो सोशलिस्ट गवर्नमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन यूरोप टिल 1914. यानी 1914 तक किसी भी कंट्री में सोशलिस्ट सरकार नहीं बनती है. भले पार्टी का निर्माण हो जाता है, जैसा कि अभी हमने देखा कि 1905 में लेबर पार्टी ब्रिटेन में होता है, लेबर पार्टी, है ना. सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस में होता है. इनका अस्तित्व फ्रांस में, इंग्लैंड में हो जाता है. लेकिन टिल द 1914 देयर वाज नो कंट्री वेयर द सोशलिस्ट पार्टी इन गवर्नमेंट. ओके. The socialist ideas did shape legislation, but the governing parts remained in the hands of the conservatives, liberals and radicals. ठीक है. यानी उनकी पार्टी होती है, वे उनकी रिप्रेजेंटेटिव वहां होते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन सत्ता में नहीं आते. सत्ता उनके हैंड्स में नहीं होता, है ना. ये सत्ता किसके हाथ में होता है 1914 तक? द एनी कंट्री ऑफ द यूरोप. Who handle that? Either conservative, radicals or liberals. No, not by socialist. जबकि सोशलिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे कि हमने देखा लेबर पार्टी इन इंग्लैंड, सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस, है ना. लेकिन वे पावर में नहीं होते, सरकार उनकी नहीं बनती, है ना. उनकी सदस्यता होती है, रिप्रेजेंटेशन होता है. ओके. बट उनकी वे सरकार उनकी नहीं बनती, है ना. यानी मेजॉरिटी में वे इस रूप में कहीं नहीं आते कि वे. और वो कहाँ आता है? द फर्स्ट टाइम दैट इज द रसा. दैट इज द रसा. ओके.
The Russian Revolution of 1917 was the first successful socialist revolution in the world history. Mind that. Okay. But it is strange that it occurred in a backward industrial country like Russia. लेकिन इसका स्ट्रेंज पॉइंट क्या है कि रसा क्या है, इंडस्ट्रियली बैकवर्ड कंट्री था, मोस्ट ऑफ द एग्रेरियन कंट्री था. वहां 85% लोग क्या थे, फार्मर्स थे. इंडस्ट्रियल कंट्री नहीं था. जबकि 40 और 50% देखोगे कि फ्रांस और जर्मनी में था, और वहां 85% था ना. तो ये है. अब देखेंगे कॉजेज ऑफ द रिवॉल्यूशन. क्यों हुआ, वाई द रशियन रिवॉल्यूशन दैट टुक प्लेस इन 1917 इन रसा. तो इसके पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक कॉजेज हैं, है ना. नाउ लेट्स स्टार्ट द पॉलिटिकल कॉजेज. ओके. द जार इन रसा रोल्ड इन अ हाईली ऑटोक्रेटिक मैनर. वहां जार का रूल था, है ना, रूल था. दे बिलीव इन द डिवाइन थियरी ऑफ किनशिप, है ना. उनमें डिवाइन थियरी को मानने वाला था. अपॉइंटमेंट्स टू हाई पोस्ट्स वेयर मेड नॉट अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी एंड एबिलिटी. और उस राजतंत्र में, उस राजा में जो जार थे निकोलस टू, ऑल हाई ऑफिशियल्स वर रिक्रूटेड फ्रॉम द अपर क्लासेस ओनली. केवल अपर क्लास को वहां ये दिया मिलता था. जार निकोलस सेकेंड वाज डोमिनेटेड बाय हिज जर्मन वाइफ. क्या नाम था उनकी वाइफ का, जेरीना अलेक्जेंड्रा, एंड शी वाज अंडर ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ अ हाइपोक्रेटिकल एंड द करप्ट सेंट रास्पुतिन, है ना, द होली डेविल, लाइक दैट. तो ये पॉलिटिकल का कॉज हुआ. यानी राजा सही राजा नहीं था, दैट वो एटोक्रेटिक था, है ना, एटोक्रेटिक था. एंड उनके मिनिस्ट्री में क्या था, इनइफिशिएंट लोग थे, इनइफिशिएंट थे. एंड दे ऑल वेयर द अपर क्लासेस, है ना. यानी मासेस से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था. दैट्स वाई ना. Now we are going to see the social causes. Okay, the European countries had undergone important social change during the 19th century, but the base of Russian society was still feudalistic. ना, लेकिन रशियन समाज अभी तक क्या था, सामंतवादी था, फ्यूडलिस्टिक था. The society was divided into two classes, the privileges and the non-privileges. The privileged class comprised of the prosperous and influential people who had almost all the important offices of the state, and most of the land was also under their control. उन्हीं के कंट्रोल में था. They enjoyed special privileges and rights and lived in a world of luxury, है ना, और वे लग्जरी के लाइफ में जीते थे. नॉन प्रिविलेजेस क्लास अब देखेंगे. द नॉन प्रिविलेजेस क्लास कंसिडर्ड ऑफ फार्मर्स एंड वर्कर्स, ना, जो वहां के फार्मर्स थे. अभी हमने बताया कि 85% जनता रूस की क्या थी, किसान की थी, है ना, किसान थे वहां. तो अबाउट 80% of the population earned their living from agriculture, and it is worth mentioning that the proportion of Russian population engaged in agriculture was higher than in most European countries. ना, पूरे यूरोप में वो क्या था, हाईएस्ट था, है ना. 85% किसी भी देश के लोग किसान नहीं थे, है ना. तो दैट कंट्री द फ्यूडलिस्टिक. फॉर एग्जाम्पल, इट वाज 40% इन फ्रांस एंड 50% इन जर्मनी. जर्मनी में 50% लोग फार्मर्स थे, जबकि फ्रांस में 40%. रशिया वाज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन्स, ना, और वो एक अच्छा निर्यातक देश था ग्रेन्स का, अनाज का. Neither the farmer nor the workers had any meaningful place in the society. Okay, और समाज में न किसानों की, न कामगारों की, मजदूरों की कोई मीनिंगफुल प्लेस नहीं था. दैट्स वाई वे क्या थे, आसान थे, आक्रोशित थे, है ना. कहीं ना कहीं कचट थी उनके मन में.
women formed around 31% of the factory labor force by 1914, but they were not equally paid. Okay, आज जो इंडस्ट्री जहां जहां थे है ना, वहां 31% महिलाएं थीं, लेकिन उनका वेजेस मेन के इक्वली नहीं था, कम था. कितना था? अ वुमेन वेज वाज बिटवीन हाफ एंड 3/4 ऑफ द मैन्स वेजेस. यानी पुरुष के मजदूरी के चाहे तो आधा या 3/4, है ना, लाइक दैट. तो सच एंड सच इनइक्वालिटी देयर, दैट्स वाई ना लोगों में एक आक्रोश था. तो अब हम जो आगे चर्चा करेंगे दैट इज द इकोनॉमिक कॉजेज. ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द पॉलिटिकल कॉज, सोशल कॉज. नाउ आई एम गोइंग टू डील अबाउट द इकोनॉमिक कॉज. ओके, यानी यही आर्थिक कारण थे जिसके चलते रूस में क्रांति हुई. ओके, टिल द एंड ऑफ द 18th century रसा वाज इंडस्ट्रियली अ बैकवर्ड कंट्री. ओके, इंडस्ट्रियली वो रसा वाज बैकवर्ड, पिछड़े कंट्री था, है ना. वो तो एग्रेरियन था, अभी ना बताया 85% लोग क्या थे? किसान थे. ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड इन द latter half of the 19th century. latter half of the 19th century. वहां औद्योगिकरण बहुत बाद में होता है, लाइक दैट. सबसे पहले तो इंग्लैंड में होता है, यू नो, 19th century. In Russia, the industry was found in pockets. No, some of the pockets, few of the pockets, such as the St. Petersburg and Moscow were the prominent industrial areas. Moscow and St. Petersburg. With the expansion of railway network and the increase in the foreign investment in industry, a number of factories were set up in the 1890s. यानी 1890 में जाते जाते वहां फैक्ट्री की संख्या बढ़ने लगती है. The workers had to work from 12 to 15 hours a day, but the wages they received putting in such an untiring labor were much less. कितने घंटे तक वहां के मजदूरों को काम करना पड़ता था? 12 से 15 घंटा. माइंड दैट. बट वेजेस दैट टू मच लेस ना. तो स्वाभाविक है, ऑब्वियस है कि वहां के कामगार या मजदूर लेबर में आक्रोश रहेगा, है ना. वो तो क्रांति करेंगे, है ना. They were deprived of political rights and had no means of getting even minor reforms. Marx has rightly remarked. इसलिए मार्क्स ने कहा, क्या कहा? Had nothing to lose. Okay, कि सशस्त्र क्रांति करो ना. मार्क्स ने कहा, आह्वान किया मजदूरों को ना कि क्या करो, है ना, क्रांति करो, ब्लड रिवोल्यूशन करो. जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कैपिटलिस्ट, है ना, उन तो तुम्हें खोने के लिए कुछ नहीं है, एक्सेप्ट चेन ना. जो जंजीरों में जकड़े हुए हो ना, उससे फ्री हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, है ना. राइटली सेड, क्या व्हाट सेड राइटली सेड मार्क्स, नथिंग टू लॉस बट देयर चेन्स. तो लॉस अगर होता है तो क्या होगा? योर चेन. जो जिस जंजीर में आज तक तुम जकड़े हो, है ना, उससे मुक्त हो जाओगे, फ्री हो जाओगे, है ना, like that. The such and such explanation which we discuss today, and there are two ideology, the Menshevik and Bolshevik. The Menshevik, the minority, and the majority. And the formation of Socialist Democratic Party and the achievement of the Socialist Democratic Party, the revolution of 1905, the dress rehearsal of 1917, and the role of women in revolution. Okay, the role of women in revolution and achievement of the Bolshevik government and the civil war. Okay, and their impact on Russia and the world, that we will discuss later in the next class. Okay, thank you.